ये मेरा प्लांट एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर है और मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था प्लांट एनाटॉमी पे वो प्लांट एनाटॉमी के बेसिक्स का था। ठीक है, आज से आपका रियल रिवीजन लेक्चर स्टार्ट होगा प्लांट एनाटॉमी पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से प्लांट एनाटॉमी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू इन दोनों को कंप्लीट होने में 3 लेक्चर्स लगेंगे और टिश्यू सिस्टम कंप्लीट होने में 2 लेक्चर्स लगेंगे और जिनका टिश्यू सिस्टम अच्छा होगा उनका एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ भी अच्छा होगा, है ना, इसमें 1 लेक्चर लगेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होने में, है ना, 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा ये लेक्चर 1 या 2 डेज के इंटरवल पे अपलोड होगा। ये डेली यानी ये लेक्चर नहीं अपलोड किए जा सकते हैं ताकि मेरे पास समय की कमी है। ठीक, और जब प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आफ्टर 1 वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरा टॉपिक का रिवीजन में करवाऊंगा और वो टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन और इसको कंप्लीट होने में 3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, और इससे अधिक टॉपिक के रिवीजन का मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता हूं बाबू, क्योंकि मुझे और भी लेक्चर्स देने रहते हैं। जैसे कि टेलीग्राम पे मेरे उन बच्चे का क्लास चलता है जो मेरे यहाँ पढ़ रहे थे लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी नहीं आ पाए हैं, तो उनका डेली क्लास चलता है। प्लस बायोलॉजी बेसिक्स फॉर ऑल जो है उसके लिए मुझे 10 लेक्चर्स ऑलमोस्ट और अपलोड करने हैं, तो मेरे पास समय बिल्कुल ही नहीं रहता है, इसलिए मैं इससे अधिक टॉपिक के रिवीजन कराने का कमिटमेंट आपसे नहीं कर सकता हूं। हाँ, कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर प्लांट एनाटॉमी का रिवीजन करा दीजिए, तो वो मैं आपका करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी से हम लोग रिवीजन देखेंगे किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। एक और बात, रिवीजन करते समय ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे ही स्ट्रिक्ट रहूं। ठीक है, एनसीईआरटी से मैं बाहर भी जाऊंगा, इसीलिए क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं नीट में जो एनसीईआरटी से बाहर भी होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लाइंस को समझने के लिए थोड़ा पेरीफेरी में भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर भी जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम चीज जो हम लोग कवर करेंगे वो एनसीईआरटी, उसको तो 100% हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे। ठीक है, अब मैं प्लांट एनाटॉमी का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ टर्म्स। सबसे पहला टर्म है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखें। प्लांट एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन है जो इंटरनल स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है प्लांट की। ये क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें और इनके 2 ऑप्शन हैं, आपको सिलेक्ट करना है इनमें से कौन करेक्ट है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ स्टेटमेंट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या करता है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले दिया गया है यहाँ ऑप्शन नॉट शोज एनी एडेप्टेशन टू द डाइवर्स इन्वायरमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि भी प्लांट का जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के प्रति किसी भी प्रकार का एडेप्टेशन शो नहीं करता है। यानी कि वो प्लांट जो पानी में रहते हैं जिसको हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं, वो प्लांट जो ड्राई कंडीशंस में ग्रो करते हैं जिनको हम जीरोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट हो या जीरोफाइट हो, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही जैसे होंगे, क्योंकि वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है इस चॉइस के अकॉर्डिंगली या ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंगली किसी भी प्रकार का एडेप्टेशन या वेरिएशन शो नहीं करता है। तो एक तो ऑप्शन आपका ये है। और दूसरा क्या है, ध्यान से देखें, इट शोज, क्या शो करता है, एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट, कि भाई प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने हिसाब से क्या शो करता है, एडेप्टेशन शो करता है। तो एक में कहा गया कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से है ना कि एडेप्टेशन शो करेगा, और एक में कहा गया कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से एडेप्टेशन शो नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से सोचिए कि वो प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जो ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं डेजर्ट में उनको हम जीरोफाइट बोलते हैं। तो आगे चल करके आप लोग जैसे इकोलॉजी चैप्टर एक आता है
तो उसमें पढ़े होंगे या उसमें पढ़ेंगे, यानी क्या भाई, तो इंटरनल स्ट्रक्चर हाइड्रोफाइट्स के और जीरोफाइट्स के एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोफाइट में एरेनकाइमा पाया जाएगा, है ना, ठीक है, लेकिन जीरोफाइट में एरेनकाइमा आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से ध्यान से देखें, है ना, जीरोफिटिक कंडीशंस में थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमाटा, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जबकि ये प्रॉपर्टीज हाइड्रोफाइट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर अपने अपने डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या शो करेगा, एडेप्टेशन शो करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, और ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये असल में एनसीईआरटी का ही लाइन है, जिसको इस तरीके से क्वेश्चन में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक टर्म देखेंगे, क्या है, टिश्यू, जिसको हिंदी में उत्तक बोलते हैं। तो टिश्यू क्या है, तो इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ये कोशिकाओं का समूह है। लेकिन कैसा समूह, जरा ध्यान से देखिए, कैसा समूह, तो लिखा गया टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, जिसमें क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, ऑरिजिन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यानी एक टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स का ऑरिजिन कॉमन हो, ठीक है। दूसरा, उन सारे सेल्स का, या उन जितने भी सेल्स हैं एक टिश्यू के अंदर, उन सारे सेल्स का फंक्शन क्या होना चाहिए, या कैसा होता है, तो इट इज यूजुअली कॉमन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया यूजुअली कॉमन, एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है यूजुअली, ठीक है। तो ऑरिजिन तो बिल्कुल कॉमन होगा, लेकिन फंक्शन यूजुअली कॉमन होगा। क्लियर है? इसका मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल्स होता होगा टिश्यू का, जहां पर उनके जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनका फंक्शन कॉमन नहीं होता होगा, है ना। यूजुअली कहने का तो यही मतलब होता है। दूसरा, ध्यान से देखेंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए इन सारे सेल्स का, जो एक टिश्यू के हैं, तो जरा ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो लिखा है यहाँ देखिए, सिमिलर, और नहीं तो क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, उनकी संरचना समान भी हो सकती है, या फिर अलग अलग भी हो सकती है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई कॉमन ऑरिजिन तो समझ में आया, कॉमन फंक्शन भी समझ में आया, है ना, स्ट्रक्चर भी सिमिलर समझ रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट या फिर यूजुअली लगाने का क्या मतलब है, ये इसका उदाहरण हमको कहाँ मिलेगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसा टिश्यू, जरा ध्यान से देखेंगे, जिसमें जो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, है ना, उनके फंक्शन में कुछ डिफरेंस आ जाए, ठीक है, कॉमन फंक्शन ना हो, और साथ साथ उनके स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस आ जाए, यानी स्ट्रक्चर समान ना हो, ऐसा उदाहरण हमको कहाँ मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, है ना, टिश्यू जो हम लोग पढ़ते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा परमानेंट होता है। अब परमानेंट में भी सिंपल परमानेंट, और एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम आता है, और कौन आता है, फ्लोएम आता है। तो जब आप डिटेल में जाइलम और फ्लोएम के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का आंसर खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम वहां बताएंगे आपको रिवीजन में, तो उस जगह हम इस बात का दोबारा चर्चा कर देंगे। तो ध्यान से देखें, कहाँ इस बात को समझना है हमको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एलिमेंट्स को जब देखेंगे, तो वहां ये चीज हमको पता चल जाएगा, ठीक। चलिए, प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो असल में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो बांटा गया है प्लांट के टिश्यू को दो पार्ट में, तो इनका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस है कि इनके सेल्स में डिवीजन की कैपेसिटी है या फिर डिवीजन की कैपेसिटी नहीं। इसी आधार पे दो टाइप के टिश्यू बांटे गए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वैसे टिश्यू जिसके सेल में डिवीजन की कैपेसिटी है, यानी इसके सेल्स लगातार क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और परमानेंट टिश्यू कैसा टिश्यू होगा, तो हम कहेंगे ऐसा टिश्यू जिनके सेल में डिवीजन का कैपेसिटी नहीं है। या इसको फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स ने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दिया है, आइदर परमानेंटली और टेम्पोरेली, ठीक है। और साथ साथ एक और बात, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इमैच्योर्ड होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे, मैच्योर्ड होंगे। ये एक मोटा मोटी है ना, तो अंतर है इसमें। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये परमानेंट टिश्यू आता कहाँ से है, तो ध्यान से देखें, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेवलप करते हैं, कौन, तो परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले एक दो बात हम लोग समझ लें, जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर
कि प्लांट का ग्रोथ और एनिमल के ग्रोथ में क्या अंतर है। जरा सपोज कीजिए एक आदमी का ये छोटा बच्चा है और ये कुछ समय के बाद बड़ा हो गया है ना, कुछ दिनों के बाद ये बड़ा हो गया। तो जरा ध्यान से देखें, क्या एनिमल के केस में जो ग्रोथ होता है इसका कोई ग्रोइंग पॉइंट फिक्स्ड होता है क्या, कि पर्टिकुलर जगह से ही सिर्फ इसका ग्रोथ होगा? तो कहेंगे एनिमल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एनिमल के केस में जैसे सपोज करें इस आदमी का, ये जो आदमी बड़ा हुआ, इस आदमी का है ना हर एक पार्ट में ग्रोथ होगा, थ्रू आउट द बॉडी इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। ऐसा कोई स्पेशल है ना ग्रोइंग रीजन रेस्ट्रिक्टेड इसमें नहीं होगा इन केस ऑफ एनिमल। लेकिन जब आप प्लांट में जाएंगे देखने के लिए तो आप देखेंगे प्लांट का जो ग्रोथ होता है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ही होता है, पर्टिकुलर है ना जगह से ही होता है ना। और वो स्पेशलाइज्ड जगह कैसा होता है, तो वहाँ के सेल्स है ना डिवाइडिंग नेचर के होंगे। जैसे देखिएगा यहाँ एपेक्स है, एपिकल रीजन है, ठीक। इस एपिकल रीजन में डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप होंगे। ये इंटरकैलरी रीजन है, इस इंटरकैलरी रीजन में डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप होंगे। उसी तरह से ये लैटरल रीजन है और इस लैटरल रीजन में डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप होंगे। ध्यान से देखेंगे। और यहाँ का एक्टिविटी अगर होगा एपिकल रीजन का तो प्लांट का हाइट बढ़ जाएगा, इंटरकैलरी रीजन का भी एक्टिविटी होगा तो यहाँ हाइट बढ़ेगा, यानी प्राइमरी ग्रोथ होगा, ठीक है। उसी तरह से जब लैटरल रीजन के डिवाइडिंग सेल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसमें क्या बढ़ेगा, प्लांट का थिकनेस बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि प्लांट में है ना थ्रू आउट बॉडी ग्रोथ नहीं होता है, प्लांट का पर्टिकुलर पोर्शन जो है उसी जगह डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ग्रुप में रहते हैं और उन्हीं की एक्टिविटी से प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है। यानी प्लांट में ग्रोइंग रीजन है ना थ्रू आउट बॉडी नहीं है, वो पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्टेड है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखें क्या है। तो ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड है ना, क्या भाई, तो टू स्पेशलाइज्ड रीजन, ठीक है। वो स्पेशलाइज्ड रीजन कौन कौन से होते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, एपिकल रीजन, इंटरकैलरी रीजन और कौन सा, लैटरल रीजन। तो स्पेशलाइज्ड है ना रीजन्स है ना ऑफ है ना किसका, एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। ये वो रीजन्स हैं जहाँ सेल का एक्टिव डिवीजन चलेगा। तो इस स्पेशलाइज्ड रीजन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। क्या कहलाता है ये, मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम शब्द कहां से आया है, तो ध्यान से देखें, है ना ग्रीक भाषा में एक वर्ड है मेरिस्टोस, उसी से आया मेरिस्टेम। मेरिस्टोस का मतलब होता है टू डिवाइड, ठीक है। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स को देखेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, तो ये यंग होंगे, ठीक है। दूसरा, ये अनडिफरेंशिएटेड होंगे या आप इसको इमैच्योर भी बोल सकते हैं, और साथ साथ ये डिवाइडिंग नेचर के होंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, इनके सेल्स स्मॉल होंगे है ना, और अक्सर आइसोडायमेट्रिक होंगे, यानी कि सेल्स के साइज ऑलमोस्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव क्या भाई, तो नो इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, क्या भाई, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है, कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, और वो सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेंगे, ठीक है। तो सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस बिटवीन द सेल्स। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स देखिए यहाँ पे एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के थ्रू क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन आने से क्या होगा, मेरिस्टेम के जो सेल्स होंगे उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के और भी कैरेक्टर्स हैं। तो सेल्स हैव क्या है भाई सेल में, तो सबसे पहला ध्यान देंगे इनके सेल का सेल वॉल कैसा होता है, थिन। तो सेल्स हैव थिन सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल काफी पतले होंगे। और एक ध्यान देने की बात है, इट हैज ओनली प्राइमरी सेल वॉल, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल वॉल होगा, प्राइमरी, और वो भी कैसा नेचर का होगा, सेलुलोजिक, ठीक है। यानी कि इसके सेल वॉल में कोई थिकनिंग मटेरियल जैसे कि लिग्निन या सुवेरिन ये सब नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, चूंकि ये सेल्स डिवाइडिंग हैं तो इनका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस, ठीक है। तो डेंस साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस है ना प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि ये सेल्स कैसे हैं, डिवाइडिंग नेचर के, ठीक। दूसरा पॉइंट, इनका
N/C रेशियो क्या होगा, है ना, हाई होगा। चूंकि ये डिवाइडिंग सेल्स हैं इसलिए इनका न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होगा वो हाई होगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, हाई, चूंकि ये सेल्स डिवाइडिंग नेचर के हैं, और साथ साथ इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, इसमें प्लास्टिड जो हैं वो प्रोप्लास्टिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इनके पास प्लास्टिड्स नहीं होंगे, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट ये सब नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा प्रोप्लास्टिड, ठीक है, इंस्टीड ऑफ क्या बोलिए तो प्लास्टिड, ठीक है, यानी इसके पास है ना फोटोसिंथेसिस की क्षमता नहीं होगी, ये नॉन फोटोसिंथेटिक नेचर के होंगे। और ध्यान से देखें क्या होगा, इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई है, तो जो भी फूड मिलेगा इनको वो इसको कंज्यूम कर जाएंगे, इसीलिए इनके पास रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। एक और चीज, चूंकि सेल्स यंग हैं, फ्रेश हैं, डिवाइडिंग हैं, इसीलिए इनके पास इर्गास्टिक सब्सटेंस यानी कि आप कचरा बोल सकते हैं वो नहीं होगा, या नहीं तो बहुत ही कम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, नो और वेरी लेस इर्गास्टिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो चूंकि इनके पास इर्गास्टिक सब्सटेंसेस नहीं है, साथ साथ इनके पास रिजर्व फूड भी नहीं है, तो फिर इनके पास वैक्यूल रहने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो ध्यान से देखिए, वेरी रिड्यूस्ड वैक्यूल, इनके वैक्यूल काफी रिड्यूस्ड होंगे, इवन ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि इनके पास वैक्यूल ना हो, ठीक है। तो ये सभी थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कैरेक्टर्स। अब ध्यान से देखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम लोगों को अब पढ़ना है टाइप। तो टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है ना, उसका आधार अलग अलग होता है। तो जरा ध्यान से देखें, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑरिजिन के बेसिस पे, उसके बाद पढ़ेंगे पोजीशन के बेसिस पे, एंड उसके बाद प्लेन ऑफ सेट डिवीजन के बेसिस पे, और लास्ट में हम लोग देखेंगे फंक्शन के बेसिस पे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोग मेरिस्टेम का टाइप देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ कौन सा, ऑरिजिन, और दूसरा क्या देखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेम ऑन बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो भाई ऑरिजिन के आधार पे मेरिस्टेम के कितने टाइप होते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहला टाइप है प्रोमेरिस्टेम, दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम, तीसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हम लोगों को इसमें सबसे पहले देखना है प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम का दूसरा नाम है प्राइमोडियल मेरिस्टेम, या नहीं तो इसको अरमेरिस्टेम भी है ना बोला जाता है। तो क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, प्रोमेरिस्टेम के बारे में लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोमेरिस्टेम इज अर्लीस्ट, ध्यान से देखेंगे, अर्लीस्ट या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है। यानी कि प्लांट के लाइफ में सबसे पहला जो मेरिस्टेम आता है वो कौन सा मेरिस्टेम होगा, ये प्रोमेरिस्टेम ही होगा, ठीक है। देखिए इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, इट इज फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टेम। प्लांट के लाइफ में सबसे पहले बनने वाला मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम होगा, तो प्रोमेरिस्टेम। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि प्लांट का लाइफ स्टार्ट कहां से होगा, हम कहेंगे जायगोट, ठीक है। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सबसे पहला मेरिस्टेम आएगा वो होगा प्रोमेरिस्टेम। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ये सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एम्ब्रियो जो है सीड में वो जर्मिनेट कर गया, तो जर्मिनेट करने के बाद उसके रूट डेवलप करेंगे, उसके स्टेम डेवलप करेंगे। तो जब ये जर्मिनेट करके बड़ा हो जाएगा प्लांट, तो उसमें ये प्रोमेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, उस स्थिति में जब प्लांट बड़ा हो गया तो ये प्रोमेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, तो देखिए एक ग्रीन लाइन हम ले गए हैं, ये प्रोमेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, तो रूट हो या फिर स्टेम हो, उसका जो टॉप होगा यानी एपेक्स होगा, या फिर उसके जो एपिकल मेरिस्टेम होंगे, उस एपिकल मेरिस्टेम में सबसे ऊपर का पोजीशन किसका होगा भाई, तो प्रोमेरिस्टेम का। अब तो क्लियर हो गया कि प्लांट अगर बड़ा हो गया तो उसके स्टेम में या रूट में जो उसका एपिकल मेरिस्टेम है उसमें सबसे ऊपर कौन रहेगा, प्रोमेरिस्टेम रहेगा। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोमेरिस्टेम का फंक्शन क्या है या फिर ये काम क्या करता है, तो जरा देखिए यहाँ पे प्रोमेरिस्टेम डिवाइड करके बनाता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ध्यान से देखिएगा, यानी कि प्रोमेरिस्टेम डिवाइड करके कोई परमानेंट टिश्यू नहीं बनाएगा, ये क्या देगा, इट विल गिव राइज एंड आफ्टर डिवीजन क्या भाई, तो प्राइमरी मेरिस्टेम। ये ध्यान दीजिए।
तो ये तो हो गया प्रो मेरिस्टेम के बारे में कि ये डिवाइड करके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगा। अब देखते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या चीज है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे अपीयर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ये लाइफ के अर्ली स्टेज में आता है। भाई कैसे कहते हैं कि अर्ली स्टेज में आता है? तो जरा ध्यान से देखें, जब एम्ब्रियो जर्मिनेट करने लगेगा तो उसके प्रो मेरिस्टेम जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके तुरंत बाद क्या बना देंगे? प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम भी लाइफ के अर्ली स्टेज में ही आ जाएगा। हालांकि अर्लीस्ट कौन सा होगा? तो प्रो मेरिस्टेम ही होगा। ये क्लियर हो गया? ये लाइफ के अर्ली स्टेज में आते हैं। कौन? तो प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ध्यान से देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम का लोकेशन कहाँ है, यानी कि ये प्लांट के बॉडी में कहां-कहां प्राइमरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, ये रेड लाइन जो हम खींचे हैं ये लोकेशन को ही दिखाने के लिए। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कहां मिलेगा? तो सबसे पहले रूट हो या स्टेम हो, उसका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उस एपिकल मेरिस्टेम में प्रो मेरिस्टेम के ठीक पीछे या उसके ठीक बाद यानी कौन सा मेरिस्टेम मिलेगा हमको? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो देखिए ये रेड कलर का जो दिखा रहे हैं ये कौन सा है? प्राइमरी, और वो जो ग्रीन कलर का है वो कौन सा है? प्रो मेरिस्टेम। तो देखिए रूट हो या स्टेम हो, उनके जो एपिकल मेरिस्टेम है उनके प्रो मेरिस्टेम के ठीक नीचे कौन सा मेरिस्टेम पाया जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। एक और पोजीशन है इसका, कहां पर? तो ध्यान से देखिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम और एक जगह है कहां? तो इंटरकैलरी पोजीशन में, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में ये फंसा हुआ है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही है और इसका पोजीशन कैसा है? इंटरकैलरी। ठीक है, चलिए अब कुछ और चीज देखते हैं इसमें इसका पोजीशन। तो ध्यान से देखिएगा ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जब हम आपको बेसिक्स बता रहे थे प्लांट एनाटॉमी का तो उसमें हम इंट्राफेसिकुलर के बारे में सारा बात बताए थे। ये देखिए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बेसिकली कौन सा मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम ही है। ठीक है ना, क्योंकि इसका ऑरिजिन कहां से होता है? प्रो मेरिस्टेम से। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इसी का दूसरा नाम है फेसिकुलर कैम्बियम, इसका पोजीशन कहाँ है? तो देखिए इसकी पोजीशन को हमने सिंबलाइज किया है। ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका पोजीशन है लैटरल, यानी कहाँ मिलेगा? ये लैटरल पोजीशन पे मिलेगा। आप लोग पढ़ेंगे, इसको हम पहले भी बताए थे। जरा ध्यान से देखिएगा, भास्कुलर बंडल जो होगा डाइकोट स्टेम का, उसमें ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में पाया जाता है और पोजीशन कैसा होता है इसका? लैटरल। तो ये बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम होगा, अंदर प्राइमरी जाइलम, अब बीच में ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसलिए इसका पोजीशन कैसा होगा? लैटरल। तो इस लैटरल पोजीशन को जस्ट हमने यहाँ सिंबलाइज किया है, ये सही पिक्चर नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए लैटरल पोजीशन। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी जो प्राइमरी मेरिस्टेम ही है इसका पोजीशन हो गया लैटरल। अब दूसरा एक और प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है, यानी जिसका नाम है देखिए यहाँ पे मार्जिनल मेरिस्टेम। ध्यान से देखिएगा ये मार्जिनल मेरिस्टेम, हालांकि हम लोग के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली सुन लीजिए इसको। ये मार्जिनल मेरिस्टेम जो है ये मिलता कहाँ है? तो ध्यान से देखें, ये यंग लीफ के मार्जिन पर पाया जाता है या साइड में पाया जाता है, ठीक इस तरह से। ठीक है, तो ये मार्जिनल मेरिस्टेम जो है इनका काम क्या होता है? ये लीफ के विड्थ को बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन ये लीफ के थिकनेस को बढ़ाने का काम नहीं करेगा। कौन भाई? तो ये मार्जिनल मेरिस्टेम। और इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी मेरिस्टेम के ही एग्जांपल है। ये करते क्या है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजेस विड्थ ऑफ लीफ, लेकिन ये लीफ का थिकनेस नहीं बढ़ाएगा। और इनका पोजीशन हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इनका पोजीशन लैटरल बोला जाता है। ठीक, कैसा? तो इनका पोजीशन लैटरल, चूंकि ये साइड में पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ये जो सिलिंड्रिकल जैसा लैटरल है वो पोजीशन इनका नहीं है। हाँ, लीफ के साइड में है, मार्जिन में है, इसलिए इसको हम लैटरल बोलेंगे। तो अब ध्यान से देखिए कुल मिला करके प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ मिला? तो जरा ध्यान से देखें, सबसे पहले तो एपिकल मेरिस्टेम में प्रो के ठीक पीछे मिलेगा। दूसरा कौन सा? तो हम कहेंगे यहाँ इंटरकैलरी पोजीशन में मिलेगा। और इंट्राफेसिकुलर जो इसका टाइप था इसका पोजीशन कैसा था? लैटरल। और मार्जिनल जो था इसका भी पोजीशन क्या बोला गया? लैटरल। ये सभी पोजीशन है प्राइमरी मेरिस्टेम के, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिए प्राइमरी मेरिस्टेम का मेन जो लोकेशन है ये मेनली कहाँ मिलता है? तो इसका मेन लोकेशन ये दो ही बोला जाएगा। कौन सा? एपिकल रीजन में, एपिकल मेरिस्टेम में, और दूसरा इंटरकैलरी पोजीशन। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम काम क्या करते हैं? तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसके सेल्स
डिफरेंशिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करेगा और डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये बना देगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट करेगा प्लांट का कौन सा बॉडी? तो प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये प्लांट का प्राइमरी बॉडी बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट का प्राइमरी बॉडी बनाने में किसका रोल है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखिए प्राइमरी प्लांट बॉडी में क्या क्या होता है, तो आपको हम जो बेसिक्स पढ़ाए थे एनाटॉमी का उसमें बताए हुए हैं, जैसे ये एपिडर्मिस वाला है इसका, दूसरा कॉर्टेक्स आएगा और क्या आएंगे? स्टिक। ये सारे चीज को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में किसका रोल होगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब चलिए इसके बाद एक और मेरिस्टेम है जिसका नाम है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम प्लांट के लाइफ में कब आता है और ये कैसे बनता है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्लांट के लाइफ के लेटर स्टेज में, ठीक है, कोई परमानेंट टिश्यू, हम लोग जानते हैं परमानेंट टिश्यू में डिवीजन का कैपेसिटी नहीं होता है, वो या तो डिवीजन की कैपेसिटी को हमेशा के लिए खो देता है या टेम्पोररी खो देता है, ठीक है। तो फिर से सुने, लाइफ के लेटर स्टेज में है ना प्लांट का कोई परमानेंट टिश्यू अगर अपने अंदर डिवीजन की कैपेसिटी को रिगेन कर ले, अपने अंदर विभाजन की क्षमता को दोबारा वापस ले आए, तो फिर वो जो मेरिस्टेम बनेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो लाइफ के लेटर स्टेज में मान लीजिए कोई परमानेंट टिश्यू, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कोई परमानेंट टिश्यू अगर वो अपने अंदर डिवीजन का क्षमता ले आए, तो सवाल है कि परमानेंट टिश्यू अपने अंदर डिवीजन का कैपेसिटी कैसे लाएगा, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये परमानेंट टिश्यू के सेल्स क्या करेंगे, तो डी डिफरेंशिएट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परमानेंट टिश्यू क्या करेंगे, डी डिफरेंशिएट करेंगे, और डी डिफरेंशिएट करके जो मेरिस्टेम बनाएंगे उनका नाम होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अब आप बताएं सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसा सेल्स होगा इसका, तो इट इज डी डिफरेंशिएटेड सेल, क्योंकि ये बना किससे है, डी डिफरेंशिएशन से। ये तो क्लियर हो गया। चलिए एक और बात देखिए यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टेम appears in later stage of क्या बोलिए तो लाइफ, ये लाइफ के लेटर स्टेज में आता है। जब कोई परमानेंट टिश्यू दोबारा से डी डिफरेंशिएट करेगा तब ये मेरिस्टेम बनेगा, तो इसको सेकेंडरी, ये लाइफ के लेटर स्टेज में आएगा, ठीक है। और इसके आने का पर्पस क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम काम क्या करता है, तो जरा देखेंगे यहाँ पे, सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगा और डिवाइड करके रीडिफरेंशिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरिस्टेम खुद डी डिफरेंशिएटेड है, तो इसका फर्दर अगर स्पेशलाइजेशन होगा तो वो स्पेशलाइजेशन कहलाएगा रीडिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये रीडिफरेंशिएट करेगा और रीडिफरेंशिएट करके बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और एनाटॉमी का जब बेसिक्स हम पढ़ाए हैं तो वहां आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाए थे, तो उस समय बहुत सारे टिश्यू का नाम यहाँ लिया गया था। देखिए वही चीज यहाँ पे, तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कौन कौन आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके एग्जांपल है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी पिथरे। आप बोलेगा सर सेकेंडरी पिथरे तो समझे, ये प्राइमरी पिथरे क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, ठीक है। लेकिन इसको हम जब सेकेंडरी ग्रोथ बताएंगे उस समय समझाएंगे इसके बारे में। तो ये हो गया। उसके बाद कौन सा है इसमें, कॉर्क, और कौन सा है ये कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये सभी जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हैं, और इनका काम क्या होता है, तो प्लांट में हमने बताया था ये सेकेंडरी ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं। प्लांट का मोटाई बढ़ाते हैं, थिकनेस बढ़ाते हैं, किसका, स्टेम का और किसका, रूट का। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, ध्यान से देखिएगा, उसी प्लांट में आएगा जिस प्लांट को क्या करना होगा, सेकेंडरी ग्रोथ करना होगा। अब जिस प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करना है तो उसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, या उसमें आने सेकेंडरी मेरिस्टेम के आने का कोई कारण नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के बारे में पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम का लोकेशन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो देखें सेकेंडरी मेरिस्टेम का पोजीशन होगा, देखिए ये ब्लू लाइन खींचा गया, इनका पोजीशन होगा लैटरल या सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ये लैटरल पोजीशन पे आए जाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए सेकेंडरी मेरिस्टेम के उदाहरण में क्या आएंगे, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का उदाहरण या एग्जांपल होगा, ध्यान से लिखोगे, इसके एग्जांपल में आएंगे
ऑल कैम्बियम, ध्यान दीजिएगा हमने लिखा ऑल कैम्बियम, और आपको हम इंट्रोडक्शन जो पढ़ाए थे या इसका बेसिक्स जो बताए थे वहां पर भी हम इसके बारे में चर्चा किए थे कि अगर सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं ऑल कैम्बियम, तो डेफिनेटली आपको इसका क्या बताना पड़ेगा, एक्सेप्शन बताना पड़ेगा, और वो एक्सेप्शन कौन सा होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम में सारे के सारे कैम्बियम आएंगे, किनको छोड़ करके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को छोड़ के। क्यों भाई, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अपने में एकदम यूनिक है। तो भाई इसका यूनिकनेस क्या है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का, तो जरा देखिए यहाँ पे, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम चूंकि प्रो मेरिस्टेम से बनते हैं, इसलिए ये हैं कौन से मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ये तो क्लियर हो गया, ये है प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बाद बाकी सारा कैम्बियम जो है इसको छोड़ दें, यानी इंट्राफेसिकुलर, तो सबका सब किसमें आ जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब जरा देखिए, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम है, और प्राइमरी मेरिस्टेम का काम है कि ये डिवाइड और डिफरेंशिएट करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। लेकिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी डिवाइड करेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, और डिफरेंशिएट करेगा, और डिवाइड और डिफरेंशिएट करने के बाद ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू नहीं बनाएगा, तब ये क्या बनाएगा, इट विल मेक सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी इसका रोल सेकेंडरी ग्रोथ में होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है तो प्राइमरी मेरिस्टेम, लेकिन ये काम कैसा कर रहा है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम के जैसा, क्योंकि देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाना, और जबकि ये भी वही काम कर रहा है। तो इसका फंक्शन मिलता जुलता है किससे बोले तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से। एक और बात देखिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, तो एपिकल पोजीशन में, इंटरकैलरी पोजीशन, ठीक है। लेकिन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एक ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम है जो मिलता कहाँ है, लैटरल पोजीशन में, जहां पर कि ज्यादातर कौन से मेरिस्टेम होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम रहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक हम ऐसा कह सकते हैं कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बाय ऑरिजिन ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये बना है प्रो से, लेकिन इनका पोजीशन और इनका फंक्शन जो है इट इज एज, किससे मिलता जुलता है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से। तो हमने लिखा एज, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के जैसा है ना बिहेव करता है, यानी फंक्शन करता है, और इसका पोजीशन भी किससे मिलता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से। ये तो क्लियर हो गया इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में। तो ये था आपका सारा का सारा मेरिस्टेम का टाइप ऑन बेसिस ऑफ क्या, ऑरिजिन। अब हम लोग पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेम को देखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन के आधार पे मेरिस्टेम के 3 टाइप हैं बाबू। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। ध्यान से देखें, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम का पोजीशन क्या है, क्योंकि हम लोग पोजीशन के आधार पे जान रहे हैं, तो सबसे पहले पोजीशन समझना होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम का पोजीशन कहाँ होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये स्टेम है और ये नीचे मान लीजिए रूट है। तो एपिकल मेरिस्टेम स्टेम हो या रूट हो, इसके एपेक्स पर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन याद रखेंगे, एपिकल मेरिस्टेम कभी भी लीफ के एपेक्स पर नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखें, आपसे सवाल करें कि एपिकल मेरिस्टेम में ऑरिजिन के आधार पे कौन कौन से मेरिस्टेम आते हैं, ऑरिजिन के आधार पे इसमें कौन कौन से मेरिस्टेम आते हैं। तो जरा ध्यान से देखें, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन जो है ये एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसमें आप खुद देख लीजिए कि ऑरिजिन के बेसिस पे कौन कौन से मेरिस्टेम आ रहे हैं। तो जैसे ऊपर में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये कौन सा मेरिस्टेम है, प्रो या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम, और दूसरा नीचे इसी प्रो मेरिस्टेम से बना हुआ जो मेरिस्टेम है, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, हमने इसे लिख रखा है यहाँ पे कि भाई एपिकल मेरिस्टेम में ऑरिजिन के आधार पे प्रो मेरिस्टेम भी आएंगे, और साथ साथ कौन आएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम भी आएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि भाई एपिकल मेरिस्टेम में कौन कौन सा मेरिस्टेम आता है। पहला ऑप्शन दिया प्रो मेरिस्टेम, दूसरा ऑप्शन दिया प्राइमरी मेरिस्टेम, ध्यान से देखेंगे, और तीसरा ऑप्शन दिया बोथ, यानी दोनों, और तीसरा ऑप्शन दिया बोथ। तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाएंगे, बोथ के साथ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसमें प्रो भी आ रहा है, ठीक। यहाँ पर प्रो मेरिस्टेम जो है इनिशियल सेल्स के रूप में पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये प्रो मेरिस्टेम, और नीचे कौन सा है, प्राइमरी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बोथ, कि भाई दोनों पाया जाता है किसमें, तो एपिकल मेरिस्टेम में, प्रो भी और प्राइमरी भी,
ठीक है। लेकिन अगर मान लें आपसे क्या कर दिया, क्वेश्चन तो कर दिया सेम क्वेश्चन कि भाई एपिकल मेरिस्टेम में ऑरिजिन के आधार पे कौन से मेरिस्टेम आएंगे, लेकिन स्थिति आपका ऐसा बना दिया गया, ऑप्शन ऐसा दिया गया कि आपको इन दोनों में एक चुनना पड़ा। यानी स्थिति ऐसी है कि आपको या तो प्रो सेलेक्ट करना है या तो प्राइमरी, दोनों में एक सेलेक्ट करना है। तब फिर आप यहाँ किसको सेलेक्ट करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा इस अवस्था में कि जब हमको प्रो और प्राइमरी में एक को चुनना है एपिकल मेरिस्टेम के लिए, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम के साथ, प्रो को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो जरा ध्यान से देखें, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे और उसने एपिकल मेरिस्टेम पढ़ाया है तो उसमें एपिकल को सीधे उसने कहा है कि ये कौन सा मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्योंकि लाइफ के अर्ली स्टेज में ये आता है, ठीक है। वहां प्रो मेरिस्टेम का कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो एनसीईआरटी क्या पढ़ाया है बाबू, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा जो सही बात है वो बता दिए कि एपिकल में प्रो भी रहेगा और प्राइमरी भी, और हम आपको ये बताए कि अगर दोनों में एक चुनना हो तब किसको सेलेक्ट करोगे, प्राइमरी मेरिस्टेम को। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ हमको वैल्यू ज्यादा देना होगा किसको, प्राइमरी मेरिस्टेम को, किसकी तुलना में, प्रो की तुलना में। ये तो क्लियर हो गया एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। चलिए कुछ और बात है, नीचे एक डायग्राम हम ड्रॉ करके रखे हुए हैं इसके लिए, जरा यहाँ समझते हैं कि शूट एपेक्स के केस में अगर हम देखें तो एपिकल मेरिस्टेम कहां पाया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, शूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम एकदम डिस्टल मोस्ट जो एंड है, सबसे अंतिम सिरा है, टॉप है, वहां पाया जाएगा शूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम। देखिए यहाँ डायग्राम है रेड कलर का, ये एपिकल मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम शूट एपेक्स में कैसा पोजीशन का होगा, इट इज टर्मिनल, याद रखिएगा। जबकि रूट एपेक्स में अगर हम देखने के लिए जाएं कि एपिकल मेरिस्टेम कहां पर है, तो आप देखिए यहाँ ये रेड कलर का एपिकल मेरिस्टेम है और उसके नीचे क्या मौजूद है बाबू, तो दिस इज रूट कैप। तो रूट कैप जो है यहाँ पर रूट एपेक्स के केस में इनका पोजीशन हो गया टर्मिनल, ठीक है, रूट कैप का पोजीशन हो गया टर्मिनल, और एपिकल मेरिस्टेम जो है इसका पोजीशन कैसा हो गया रूट एपेक्स के केस में, इट बिकम्स सब टर्मिनल। क्यों भाई, तो टर्मिनल यहाँ रूट कैप है, तो एपिकल मेरिस्टेम उसके पीछे है, इसलिए क्या हो जाएगा, सब टर्मिनल, ठीक है। एक और बात, यहाँ रूट कैप करता क्या है, तो रूट कैप का काम है सॉइल पार्टिकल से, एपिकल सॉइल पार्टिकल के द्वारा जो डैमेज होने का चांस रहता है एपिकल मेरिस्टेम को, उस डैमेज से एपिकल मेरिस्टेम को क्या करना, बचाना। यानी ये एक तरह से बफर का काम करता है बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड क्या बोले तो सॉइल पार्टिकल। कौन करेगा बफर का काम, रूट कैप, ठीक है। तो ये था यहाँ पर पॉइंट कि शूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल होगा, जबकि रूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टेम सब टर्मिनल होगा। यही कारण है, नीचे देखिए एक लाइन हमने लिख रखा है यहाँ पर, क्या है भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट, रूट में जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है वो कहाँ होगा, तो ग्रोथ तो होगा एपिकल मेरिस्टेम जहां होगा वहां होगा। तो जरा देखिए क्या बोलेंगे, अकर्स है ना, क्या चीज, एंड एपेक्स पर होगा या बिहाइंड द एपेक्स, तो करेक्ट आंसर होगा बिहाइंड द एपेक्स, क्योंकि इसके एपेक्स पर कौन पाए जाते हैं, रूट कैप पाए जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम का काम होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एपिकल मेरिस्टेम देखिए नीचे की तरफ, ध्यान से देखेंगे, ये नीचे की तरफ क्या बनाएगा, तो परमानेंट टिश्यू बना करके ये छोटा चला जाएगा, और खुद ये एपिकल मेरिस्टेम कहां भागता चला जाएगा, ऊपर की तरफ भागता चला जाएगा। यानी कि इसका काम क्या होगा एपिकल मेरिस्टेम का, तो ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है। इसका फंक्शन होगा प्राइमरी ग्रोथ, या हाइट इंक्रीज करना या लेंथ इंक्रीज करना। अब जैसे यहाँ डायग्राम में देखिए शूट एपेक्स में ये नीचे की तरफ परमानेंट टिश्यू बनाता जाएगा और खुद ऊपर भागेगा, रूट एपेक्स में देखिए ये इधर बनाता जाएगा परमानेंट टिश्यू और खुद आगे की ओर भागता चला जाएगा। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम हुआ प्राइमरी ग्रोथ करवाना, ठीक है। अब दूसरा आता है बाबू इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पोजीशन क्या होगा, अगर आपसे सवाल करें कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पाया जाएगा, तो हम आपको बेसिक या इंट्रोडक्शन के क्लास में इसका बताए हुए हैं। क्या भाई, इंटरकैलरी शब्द कहां से आया, इंटरकैलेटेड, यानी दो के बीच में फंसा हुआ। ध्यान से देखिएगा, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पर है, तो यहां देखें ऊपर परमानेंट टिश्यू, नीचे भी परमानेंट टिश्यू, और इसके बीच में ये पड़ा हुआ है कौन सा मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। It is intercalated in between the zone of two permanent tissue, ऊपर भी परमानेंट नीचे भी परमानेंट, और इनके बीच में ये फंसा हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये तो क्लियर हो गया। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में
ऑरिजिन के हिसाब से कौन से मेरिस्टेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक लाइन आया और ये यहाँ कहाँ पहुंच गया, प्राइमरी मेरिस्टेम पे। इसका मतलब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कैसा मेरिस्टेम होगा, हमने लिख दिया है यहाँ पर, इट इज प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो देखिएगा एनसीईआरटी क्या लिखा कि भाई एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम लाइफ के अर्ली स्टेज में आते हैं, इसलिए ये दोनों ही कौन से मेरिस्टेम हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम है ना। प्रो का चर्चा एनसीईआरटी नहीं किया है। तो ये तो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पोजीशन। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम आता कैसे है या बनता कैसे है। तो एक्चुअली ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये एपिकल मेरिस्टेम के प्राइमरी मेरिस्टेम का पीछे छूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है, ये एपिकल मेरिस्टेम का जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उसी का पीछे छूटा हुआ हिस्सा जो है वो कौन सा मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो हम पहले बता दिए कैसा नेचर का है, प्राइमरी मेरिस्टेम नेचर का है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि एपिकल मेरिस्टेम का से ये हिस्सा छूट के पीछे कैसे रह जाता है ना। इसी को हमको समझना है, तो इसके लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को देखने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमको के बारे में क्यों कहते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही छूटा हुआ हिस्सा है। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये एपिकल मेरिस्टेम है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये एपिकल मेरिस्टेम नए नए सेल्स नीचे बना रहे हैं और नीचे ये परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं, और ये खुद एपिकल मेरिस्टेम कहाँ जा रहा है, ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाना होगा तो ये करेगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। इसके प्राइमरी मेरिस्टेम यहाँ पर है, ठीक। होता क्या है कि जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाना होगा तो देखिएगा यहाँ ये हिस्सा जो है प्राइमरी मेरिस्टेम का, या कहें एपिकल मेरिस्टेम के प्राइमरी मेरिस्टेम का, थोड़ा सा हमको यहाँ गायब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हिस्सा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गायब करेंगे तब समझेंगे कि ये हिस्सा जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली ये तो एपिकल के मेरिस्टेम का ही प्राइमरी मेरिस्टेम था, ठीक। ये हिस्सा अब क्या करेगा, अचानक से डिवीजन बंद कर देगा, ठीक है। ये डिवाइड करना छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है, ये लगातार क्या करता रहेगा, नीचे की तरफ नया नया परमानेंट टिश्यू बनाता रहेगा, ठीक है। और निचला पोर्शन जो था मेरिस्टेम का, एपिकल मेरिस्टेम का ही कौन सा मेरिस्टेम था, ये प्राइमरी मेरिस्टेम, ये डिवीजन करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो चूंकि ये अब डिवीजन करना बंद कर दिया, ये तो इसी जगह रह जाएगा। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम का, वो लगातार डिवाइड कर रहा है, ये खुद यहाँ से कहाँ चलता चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये पोर्शन का सेल्स लगातार क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए इससे ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ऊपर की ओर उठता चला जाएगा और ये इसी जगह छूटा रह जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये इसी जगह छूटा रह गया, इंटर। अब इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये छूटा रह गया। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम का जो ऊपरी हिस्सा था वो लगातार नीचे की तरफ क्या बना रहा था, परमानेंट टिश्यू। तो ये देखिए डिवाइड करते करते कहाँ चला गया, ऊपर। ये हो गया अगेन एपिकल मेरिस्टेम, और इसने पीछे जो इसका जो हिस्सा छूट गया वही क्या कहलाएगा, इंटरकैलरी। और ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में फंसा हुआ रहेगा, एंड दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसी एपिकल मेरिस्टेम का छूटा हुआ हिस्सा है, और ये यहाँ रहता कैसे है, तो लाइक डिस्क, ये डिस्क के जैसा यहाँ मौजूद होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता क्या है, तो जरा ध्यान से देखेंगे। जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम के सेल्स एक्टिव होंगे और ये डिवाइड करेंगे तो नए टिश्यूज ऊपर भी बनेंगे, नीचे की तरफ भी बनेंगे। इस तरह से नए नए टिश्यूज ऊपर नीचे बनेंगे और वो परमानेंट टिश्यू होंगे। तो ध्यान से देखें, इस तरह से प्लांट का क्या बढ़ने वाला है, हाइट या लेंथ बढ़ने वाला है। इसीलिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन भी कौन सा होगा, तो प्राइमरी ग्रोथ। अब हम लोगों को यहाँ देखना है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया कहाँ जाता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में ये काफी कॉमन होते हैं, वो काफी पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, स्पेशली जैसे कि ध्यान से देखिए यहाँ एग्जांपल है ग्रासेस। ये लाइन एनसीईआरटी भी एग्जांपल डाले हुए हैं, ध्यान से देखिए। तो देखेंगे यहाँ पे मोनोकॉट्स में ये मिलता कहाँ पर है, किस जगह पाया जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखिए मोनोकॉट का ये स्टेम है और ये क्या है, लीफ है। तो मोनोकॉट के स्टेम में जरा ध्यान से देखिएगा, ये नोड, नीचे भी नोड, इसके बीच का क्या, इंटरनोड।
तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ना जो है मोनोकॉट स्टेम में इंटरनोड के बेस पर पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा कहां पाया जाएगा, लीफ बेस पे पाया जाएगा। मोनोकॉट का जो लीफ बेस होता है वो चपटा होता है, उसको शीथिंग लीफ बेस बोलते हैं। तो उसी लीफ बेस पर है ना ये मौजूद होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन दोनों जगहों पे ये पाया जाएगा। सवाल है इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम से है ना इस प्लांट को क्या बेनिफिट होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप देखते होंगे कि घास को कोई जानवर अगर खा गया उसके बाद घास की लंबाई दोबारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो किसके चलते होता है, तो ड्यू टू दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए घास को खाया गया ऊपर से, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्टिव हो जाएगा और डिवाइड करना शुरू कर देगा और इससे क्या करेगा, इसका लेंथ बढ़ाना ये क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो ध्यान से देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या काम है इसका, प्राइमरी ग्रोथ। तो एनसीईआरटी ने एक बात लिखा है कि अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल घास को खा लेता है तो उसके बाद उसका जो लॉस्ट पार्ट है उसको रीजनरेट करने में किसका रोल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का रोल होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे, ये थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, तो पाइनस का जो लीफ बेस होता है, पाइनस के लीफ बेस में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, पाइनस के लीफ बेस में भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। इसको आप अलग से याद रखिएगा। ये तो हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी काम था प्राइमरी ग्रोथ और एपिकल मेरिस्टेम का भी काम था क्या, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि ध्यान से देखें कि प्राइमरी ग्रोथ कौन कराता है, प्राइमरी ग्रोथ जो है वो किसकी एक्टिविटी से होता है। चॉइस दिया गया एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा दिया गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा बोथ, ठीक है। तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाएंगे, बोथ के साथ, कि भाई प्राइमरी ग्रोथ ये भी करा रहा है और ये भी करा रहा है, एपिकल भी करा रहा है और इंटरकैलरी भी करा रहा है। तो यहाँ आंसर तो बोथ हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ऐसा बना दिया गया कि नहीं भाई, क्वेश्चन कर दिया प्राइमरी ग्रोथ किनके एक्टिविटी से होता है, चॉइस है एपिकल और दूसरा इंटरकैलरी, और ये दो ही चॉइस हैं और इन दोनों में आपको एक चुनना है, तब किसके साथ आप जाइएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे एपिकल मेरिस्टेम के साथ और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम लोग छोड़ देंगे, है ना। क्यों भाई, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो यूनिवर्सल है, वो हर एक प्लांट में पाया जाएगा, है ना। जिस प्लांट के पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उसके पास भी एपिकल मेरिस्टेम होगा, जिसके पास इंटरकैलरी नहीं भी है उसके पास भी एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है। इसलिए है ना, जो एक ज्यादातर प्लांट्स में लंबाई बढ़ाने का काम करेगा वो कौन करेगा, एपिकल मेरिस्टेम करेगा। एक और बात, एपिकल मेरिस्टेम ज्यादातर प्लांट में फॉर एवर रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं, जबकि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होने का मतलब, जैसे सपोज कीजिए ये अगर एक्टिव हो गया और डिवाइड करना शुरू कर दिया लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने के लिए, तो इसके सेल्स क्या होंगे, एक से होकर डिवाइड होकर दो बनेंगे और दोनों के दोनों परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से लेंथ बढ़ाने के दौरान ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करने के दौरान ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कंज्यूम हो जाते हैं, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। या नहीं तो अगर ये कंज्यूम नहीं हुए और इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक्टिव नहीं हुआ, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम खत्म हो जाता है, मर जाता है, या नहीं तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल कौन हुआ, एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो जिसके पास इंटरकैलरी है उसके पास भी एपिकल है, जिसके पास नहीं है उसके पास भी एपिकल मेरिस्टेम है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ कह दे कि प्राइमरी ग्रोथ हमें कराने में किसका रोल है, और जब दोनों में एक चुनने की बारी आए तो डेफिनेटली हम लोग किसके साथ जाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम के साथ जाएंगे। अब हम लोगों को देखना है लैटरल मेरिस्टेम। ध्यान से देखिएगा, लैटरल मेरिस्टेम कहां पर है, तो लैटरल मेरिस्टेम का पोजीशन देखिए, ये इस जगह मौजूद है, इस तरह से सिलेंडर के जैसे यहाँ चारों बगल ये लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। अब सवाल है लैटरल मेरिस्टेम में ऑरिजिन के आधार पे कौन कौन से मेरिस्टेम आएंगे, ठीक। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग देखे थे क्या चीज, ये ब्लू कलर का जो है ये कौन सा मेरिस्टेम है, सेकेंडरी, जिसमें सारे कैम्बियम आते हैं इंट्राफेसिकुलर को छोड़ करके। दूसरा कौन आएगा, यहाँ देखिए लैटरल में ये कौन सा मेरिस्टेम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। और लैटरल मेरिस्टेम में एक और आता है, देखिए यहाँ हमने लैटरल पोजीशन लिखा था, कौन सा मेरिस्टेम है, मार्जिनल मेरिस्टेम, और ये कैसा नेचर का है, प्राइमरी मेरिस्टेम,
ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेम में कौन आएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी आएंगे और प्राइमरी मेरिस्टेम भी आएंगे, ये दोनों ही मेरिस्टेम आएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी और प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन आ जाएगा, तो यहां ध्यान से देखिए, अभी तुरंत आपको हम दिखाए यहां पर सारे कैम्बियम किसको छोड़ करके, इंट्रा को छोड़ करके, तो ये सेकेंडरी वाला कैम्बियम भी इसमें आ गया। और प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन सा आया था, ये इंट्राफेसिकुलर था और ये मार्जिनल था। तो ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम का इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी इसमें आ गया। इसका मतलब हुआ लैटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी वाला जो कैम्बियम था वो सभी आ गया, और प्राइमरी वाला जो इंट्राफेसिकुलर था वो भी आ गया। तो इसका मतलब लैटरल मेरिस्टेम में ऑल कैम्बियम आ गया। ध्यान से देखिएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नो एक्सेप्शन, ठीक है, इसका कोई अपवाद नहीं होगा। यहां तो बोलते भी थे कि सेकेंडरी में ऑल कैम्बियम एक्सेप्ट इंट्रा, यहां पर हम कहेंगे देयर इज नो एक्सेप्शन, यहां पर कोई भी अपवाद या कोई भी एक्सेप्शन वाली बात कैम्बियम के मामले में नहीं होंगे, है ना। सारे के सारे कैम्बियम जो हैं, है ना, क्या हो जाएंगे, लैटरल मेरिस्टेम। ये तो क्लियर हो गया, है ना। तो ये तो हो गया इस तरह से। और देखिएगा, एक प्राइमरी मेरिस्टेम में एक और आएगा, कौन सा मेरिस्टेम, तो दैट इज द मार्जिनल मेरिस्टेम, जिसका चर्चा हम यहाँ पर किए थे। ये प्राइमरी ही है, अब पोजीशन लैटरल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लैटरल पोजीशन कहाँ, यहाँ पर सिलेंडर की तरह या फिर लीफ के साइड में, तो लीफ के साइड में, यंग लीफ के मार्जिन में। तो ये है मार्जिनल मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम का टाइप है और इट इज प्रेजेंट इन यंग लीफ। और ये लीफ का क्या बढ़ाता है, तो विड्थ बढ़ाता है, थिकनेस नहीं बढ़ाता है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस लैटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होगा। अगर फंक्शन पूछा जाए तो हम कहेंगे इसका फंक्शन होगा सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ। अच्छा, कौन सा है ना लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे जो कैम्बियम हैं ये क्या करवाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। मार्जिनल मेरिस्टेम एक ऐसा लैटरल मेरिस्टेम है जिनका सेकेंडरी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। बाद बाकी जितना भी है लैटरल, सबका लेना देना है किससे, सेकेंडरी ग्रोथ से। ये प्लांट का मोटाई बढ़ाएगा। क्यों भाई, तो देखिएगा, ये जो लैटरल मेरिस्टेम है टिश्यू अंदर भी बनाएगा और टिश्यू बाहर भी बनाएगा, जिसके चलते प्लांट का थिकनेस, गर्थ या मोटाई बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया। एक और बात ध्यान से देखिएगा लैटरल मेरिस्टेम के बारे में, कि लैटरल मेरिस्टेम ये जनरली कैसा बोले तो सिलिंड्रिकल। ज्यादातर केसेस में लैटरल मेरिस्टेम जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं। सिलिंड्रिकल का मतलब देखिए, ये पोजीशन सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो सवाल है, इनको जनरली क्यों कहा गया, ओनली क्यों नहीं कहा गया, कि भाई सिलिंड्रिकल, लैटरल या सिलिंड्रिकल दोनों को एकदम एक दूसरे का सिनोनिम क्यों नहीं, एनसीईआरटी तो लिखा ही है क्या भाई, तो लैटरल या सेकेंडरी मेरिस्टेम आर क्या बोलिए तो सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर लैटरल मेरिस्टेम को आप ठीक से अगर देखो तो आप देखेंगे इस लैटरल मेरिस्टेम में क्या आ रहा है, ये मार्जिनल मेरिस्टेम भी आ रहा है, और मार्जिनल मेरिस्टेम का पोजीशन सिलिंड्रिकल नहीं होगा, ये सिलेंडर की तरह नहीं होगा, ये तो लीफ के दोनों साइड में मौजूद होंगे, ठीक है। हाँ, बाद बाकी जितने भी कैम्बियम है ना, ये जो लैटरल मेरिस्टेम के बाद बाकी जो कैम्बियम है, और मैक्सिमम लैटरल मेरिस्टेम तो यही होते हैं, है ना, सारे के सारे कैम्बियम, उनका पोजीशन कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। दैट्स व्हाई लैटरल मेरिस्टेम इज जनरली क्या बोले तो सिलिंड्रिकल, ठीक है। ऑलवेज सिलिंड्रिकल बोलेंगे, ये मार्जिनल कंसीडर करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इट जनरली सिलिंड्रिकल। हाँ, एनसीईआरटी सीधा लैटरल को सिलिंड्रिकल क्यों बोल दिया, क्योंकि एनसीईआरटी ने मार्जिनल मेरिस्टेम को कंसीडर नहीं किया है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। एक और बात जो आपको हम बेसिक के इंट्रोडक्शन के केस में हम बताए थे, यहाँ पर एक बार फिर से सुन लीजिए। हम ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, तो ध्यान से देखिएगा, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम, जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं वो कैसे मेरिस्टेम हैं, दे ऑल आर लैटरल मेरिस्टेम। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर क्या बोले तो लैटरल मेरिस्टेम, बट ऑल लैटरल मेरिस्टेम आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम। सारे के सारे लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि लैटरल मेरिस्टेम में सेकेंडरी मेरिस्टेम तो आते ही हैं, साथ साथ इंट्राफेसिकुलर और मार्जिनल मेरिस्टेम भी आते हैं, जो कि कैसा मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम। समझ में आ गया। इसलिए हम कैसे कहेंगे कि ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लैटरल मेरिस्टेम, बट ऑल लैटरल मेरिस्टेम आर नॉट सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो बाबू आपका ये जितना भी मेरिस्टेम का टाइप था, है ना, ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन बेसिस ऑफ पोजीशन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मेरिस्टेम का टाइप देखेंगे ऑन बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, और दूसरा ऑन बेसिस ऑफ
फंक्शन, ठीक है। इन्हीं दोनों के आधार पे हम लोगों को मेरिस्टेम का टाइप देखना है। अब तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे मेरिस्टेम का टाइप कितना होगा, तो ये 3 टाइप हैं। सबसे पहला मास मेरिस्टेम, दूसरा प्लेट मेरिस्टेम और तीसरा रिब, फाइल या रो मेरिस्टेम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मास मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, तो ध्यान से देखें। मास मेरिस्टेम के केस में सेल्स ऑल 3 प्लेन में डिवाइड करते हैं। ये ऑल 3 प्लेन में डिवाइड करने का मतलब ये सेल्स तीनों प्लेन में डिवाइड करेंगे। कैसे, तो जैसे सपोज कीजिए एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया और तीसरा प्लेन ये हो गया। तो सेल तीनों प्लेन में डिवाइड करेंगे मास मेरिस्टेम के केस में। तो यदि देखिए यहाँ पे तीनों प्लेन, एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये और तीसरा प्लेन ये, तो तीनों प्लेन में सेल डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है सेल डिवीजन इन ऑल 3 प्लेन्स, ये तीनों प्लेन्स में सेल डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, 3 डायमेंशनल ग्रोथ होगा। और इसमें क्या बढ़ेगा, है ना, जहां भी ये मेरिस्टेम एक्टिव होगा उसका क्या इंक्रीज करेगा, हम कहेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे फ्रूट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ये सभी किस मेरिस्टेम के चलते होता है, मास मेरिस्टेम के चलते, जिसमें कि क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। इसमें 3D ग्रोथ होगा, ठीक है। दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम में क्या होगा, सेल सिर्फ 2 ही प्लेन में डिवाइड करेंगे। जैसे इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन क्या हो गया ये और दूसरा प्लेन ये, और ये वाला प्लेन में डिवीजन नहीं हुआ, तो क्या होगा, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में यहां ध्यान से देखिए, सेल डिवीजन इन 2 प्लेन्स, देखिए कौन सा, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा प्लेन ये, और इस प्लेन में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। तो लिखा सेल डिवीजन इन कितना, तो 2 प्लेन्स, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको हम कर सकते हैं 2 डायमेंशनल ग्रोथ, इसमें ग्रोथ 2 डायमेंशन में होगा। और दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन, क्या इंक्रीज करेगा इसमें, तो सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एपिडर्मिस का डेवलपमेंट या फ्लैट ब्लेड ऑफ लीफ, है ना, इनका डेवलपमेंट, या फिर सेपल्स, पेटल्स या पेरियंथ, है ना, ये जो फ्लावरल पार्ट्स हैं इनका डेवलपमेंट, ये सब किसके, तो प्लेट मेरिस्टेम के चलते। अब है रिब या फाइल या रो मेरिस्टेम। इसमें क्या होता है, तो रिब या फाइल या रो मेरिस्टेम के केस में सेल एक ही प्लेन में मात्र डिवाइड करेगा, ठीक है। बस एक प्लेन में डिवाइड किया, ये प्लेन और ये प्लेन, इसमें डिवीजन नहीं होगा। तो अगर सेल एक ही प्लेन में डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा, एक के ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, उसके ऊपर दूसरा सेल, इस तरह से एक रो बन जाएगा सेल्स का। तो देखिए यहाँ डायग्राम में एक ही प्लेन में डिवीजन हुआ और बाद बाकी दूसरे प्लेन में डिवीजन नहीं हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन इन कितना प्लेन, 1 प्लेन ओनली, या कह सकते हैं 1 डायमेंशनल ग्रोथ, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, रो या फाइल ऑफ सेल, है ना, सेल के ऊपर सेल, तो सेल्स का रो बन जाएगा या फाइल बन जाएगा। इसके एग्जांपल में कौन आएंगे, जैसे कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट और पिथ का डेवलपमेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉर्टेक्स या पिथ, जैसे सपोज कीजिए ये क्या था, एपिडर्मिस बाहर की तरफ, अंदर में क्या है, तो ये स्टिल है, और स्टिल के सेंटर में क्या मौजूद है बाबू, पिथ मौजूद है, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या मौजूद है, स्टिल और एपिडर्मिस के बीच में कॉर्टेक्स। तो देखिएगा कॉर्टेक्स के जितने भी सेल्स हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये सेल्स के रो बने हुए हैं अलोंग द लेंथ, एक सेल के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहां अगर एक सेल है कॉर्टेक्स का, तो ठीक इसके ऊपर कॉर्टेक्स का दूसरा सेल, फिर इसके ऊपर तीसरा सेल, इस तरह से रो बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ध्यान से देखें, अगर हम बात करें पिथ में, तो पिथ या मेडुला में भी जो सेल्स मौजूद हैं, जितने भी सेल्स मौजूद हैं, तो वो रो के फॉर्म में रहेंगे। जैसे इसका मान लीजिए एक सेल यहाँ पर है पिथ का, तो दूसरा सेल, फिर इसके ऊपर तीसरा सेल, तो ये रो बनाते हैं सेल्स के। इसलिए कॉर्टेक्स और पिथ किस में आ जाएंगे, तो दे कम्स अंडर, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो रिब या फाइल या रो मेरिस्टेम के चलते होता है। तो ये था आपका प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के आधार पे। अब दूसरा है मेरिस्टेम का टाइप ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पे मेरिस्टेम को बांटा किसने था, तो इट वाज डन बाय हैबरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इनका याद रखिएगा कि हैबरलैंड साहब ने मेरिस्टेम को फंक्शन के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा 3 पार्ट है, सबसे पहला है प्रोटोडर्म, ठीक है। ये प्रोटोडर्म क्या करेगा मेरिस्टेम का, तो ये बनाएगा, इट विल फॉर्म
एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ये प्राइमरी बॉडी का कौन सा टिश्यू सिस्टम बनाएगा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, प्रोटोडर्म। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम किसका फॉर्मेशन करेगा? प्राइमरी बॉडी के किस पार्ट का फॉर्मेशन? इट विल फॉर्म प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी भास्कुलर बंडल्स आप जिसको बोल सकते हैं, उसका फॉर्मेशन करेगा। तो प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसका मतलब कौन सा चीज? तो प्राइमरी जाइलम, दूसरा कौन सा? प्राइमरी फ्लोएम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी यही प्रोकैम्बियम ही बनाता है। जरा ध्यान से देखें, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इज मेड बाय प्रोकैम्बियम। तब बोलेगा सर ये इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम ये तो मेरिस्टेम है, ठीक है। तो एक्चुअली हम बात करें अगर डाइकॉट स्टेम के केस में, ध्यान से देखिएगा, डाइकॉट स्टेम में जो भास्कुलर बंडल होता है, तो बाहर प्राइमरी जाइलम, अंदर बाहर प्राइमरी फ्लोएम और अंदर क्या होगा? प्राइमरी जाइलम। और इसके बीच में ध्यान से देखें, जो कैम्बियम है वो कौन सा कैम्बियम है? तो इट इज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम है ये भी बनाया जाएगा किसके द्वारा? प्रोकैम्बियम के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ध्यान से देखें, प्रोकैम्बियम है ना, प्राइमरी जाइलम तो बनाएगा ही, प्राइमरी फ्लोएम तो बनाएगा ही, ये दोनों तो बनेंगे ही प्रोकैम्बियम के द्वारा, लेकिन इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो प्रोकैम्बियम के द्वारा बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एक और टाइप है ना, हैबरलैंड ने जो बांटा फंक्शन के आधार पे, उसका नाम है ग्राउंड मेरिस्टेम, है ना। और ग्राउंड मेरिस्टेम किसका फॉर्मेशन करेगा? इट विल फॉर्म ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये क्या बनाएगा? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो आप बता सकते हैं प्राइमरी बॉडी में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कर सकते हैं भाई? एपिडर्मिस और प्राइमरी भास्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ के जितने भी चीज आएंगे दे कम्स अंडर क्या? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। लाइक कौन होगा? कॉर्टेक्स होगा, और कौन सा? पेरिसाइकिल, पिथ और पिथरे, ये सभी किस में आएंगे? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में आएंगे। तो ये थे मेरिस्टेम के टाइप। तो जितने भी मेरिस्टेम के टाइप थे ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।